Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Junaid Javed, Program Manager Incubation in the Institute of Chartered Accountants of Pakistan। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ एसोसिएटेड है एज अ मेंटोर और कोच। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की मजीद ब्रांचेस के साथ भी एसोसिएटेड रह चुके हैं एज अ मेंटोर और अपने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को रन कर रहे हैं। आजकल हमाद जो है वो निप्पॉन एक्सप्रेस को हिट कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी मेंटोर कर रहे हैं। तो वेलकम हमाद टू i5 इंक्यूबेशन सेंटर। थैंक यू जुनैद, बहुत शुक्रिया बुलाने का आज, और बड़ा अच्छा है और मौका लगा कि यहाँ पे आके आई की फैसिलिटी भी देखें थ्राइव को। और आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है कि आप जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से भी करते रहें। स्पेशली आप जैसे लोग मौजूद हैं, यंग लोग हैं, समझ सकते हैं स्टार्टअप्स के मसाइल को, जेन जी को समझ सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव भी है और मेरी तो आपके साथ बड़ी सारी जो है ना दुआएं भी हैं कि इसको आप इस इकोसिस्टम में वैल्यू ऐड करें और लोगों को बल्कि लोगों के लिए मौके क्रिएट करें कि वो आगे भी पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, जो कि आई थिंक बड़ी ज़रूरत है। आगे लोगों का फ़ायदा होगा, इसका स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप होगा। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त है सब। तो हमाद तकरीबन 11 स्टार्टअप्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएशन, फिर उसके बाद अब निप्पॉन एक्सप्रेस को हिट कर रहे हैं। तो ये तमाम जो सारी चीज़ें हैं, इसका सफ़र शुरू कहाँ से हुआ आपका? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सफ़र आई थिंक शुरू होता है बैक इन व्हेन आई वाज इन माय स्कूल। ठीक है, मैं क्लास 8 में था तो मुझे एक टीचर पढ़ाने आते थे इंग्लिश घर पे। तो उनका आज भी मुझे नाम याद है, सर हसन थे, और वो एक पॉप सिंगर भी थे। एक टाइम पे उन्होंने बड़े अच्छे पाकिस्तान में गाने भी गाए, बैंड भी रिलीज किए। आई थिंक पढ़ाई कम होती थी और हम बिजनेस आइडिया ज़्यादा डिस्कस करते थे कि सर ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो वहाँ से एक आइडिया आया, आई थिंक ये ईयर 99 या 2000 की बात है जब ये नया मिलीनियम शुरू हुआ था। तो हमने एक उस जमाने में तो किसी को नहीं पता होता था कि जी इवेंट मैनेजमेंट क्या है, और वो ये होता था जी आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट। तो हमने जी एक न्यू मिलीनियम चिल्ड्रंस मेगा शो के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें बेसिकली इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन था, टैबलोस थे, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस थी। तो आई थिंक वहाँ से सफ़र शुरू होता है। वो मेरे टीचर थे, मैं ग्रेड 8 में था और मुझे आज भी याद है कि हमने उस इवेंट में कोई 14,000 प्रॉफिट अर्न किया था, सब कुछ खर्चे निकाल के। तो 7,000 आई थिंक एक का शेयर था, 30 रुपए का टिकट बेचा था उस जमाने में। और ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया था एयरपोर्ट के पास। एक हॉल हमने बुक किया, शादी हॉल था, उसको बुक किया, वहाँ लोगों को बुलाया, वीकेंड पेमेंट रखा। तो दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड। और फिर वहां से होते 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 मैं फिर यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट की, तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट इंटर्नशिप इन 2006 आई गेस इन यूबीएल। सो आई वाज बेस्ड इन अ ब्रांच। करते करते बहुत सारे इवेंट्स किए और नुकसानात बहुत किए, लेकिन तजर्बा आ गया था। सो एवरीडे आई यूज्ड टू सी, क्योंकि टेलर की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं तो मैं काउंटर के पीछे पैसे देख रहा होता था और काम कर रहा होता था। तो मैं देखता था कि यार यंग लोग आते हैं और कैश जमा कराते हैं काम में, ये कर क्या रहे हैं। सो थोड़ी सी एक अंदर इंसान की क्यूरियोसिटी जन्म लेती है। तो उस पर पता चला कि यार सबके अपने काम है। तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से मैंने सोचा यार एक काम था जो मुझे आता है, जो मैंने अपनी ग्रेड 8 में पहला इवेंट किया था। आई थिंक अब मैं कोई 4th सेमेस्टर में था आई गेस, बीबीए के सीबीएम से आई वाज डूइंग माय बैचलर्स। तो वहां से फिर आई टुक अप द आइडिया कि यार चलो लेट्स डू इवेंट मैनेजमेंट। उस वक्त तक जरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गए थे कि जी इसको इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं, या होंगे हमें नहीं पता होंगे, उस वक्त जाहिर है यंग एज थी। फिर वहां से फिर आई डिड अ लॉट ऑफ अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट्स बहुत हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, कराची में स्पेशली। तो इवेंट्स किए, फेस्टिवल्स किए, और क्या कहते हैं बहुत सारे, उसमें बहुत सारे जब अपनी जेब से किए तो बहुत सारे पैसे लूज भी किए। तो वो भी एक अलग स्टोरीज हैं कि पैसे कैसे जनरेट किए। उस जमाने में क्रेडिट कार्ड नए नए आते थे, तो क्रेडिट कार्ड से सारे पैसे निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, उसके बाद वो सारे पैसे डूब गए और उसकी किस्तें कई कई साल भरी। उस वक्त सारे वालिद साहब को भी नहीं पता था इसका इम्पैक्ट क्या आता है, उन्होंने दे दिए लेकिन इम्पैक्ट बाद में पता चला। तो आई थिंक वहां से फिर मैंने इस सिलसिले को बढ़ाया। बट आई थिंक फिर 2006-07 में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब ये वॉर ऑन टेरर का शुरू हुआ तो इतने ज्यादा मसले शुरू हो गए कि पब्लिक इवेंट्स ना होने के बराबर हो गए। बट ये है कि उसी चीज को फिर आगे कंटिन्यू कर लिया क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया था। तो आई स्टार्टेड राइटिंग टू डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि यार ये मुझे इंटर्नशिप दे दो, मुझे इवेंट मैनेजमेंट आती है। तो दो जगह पे आप कह लें कि किस्मत थी। तो मुझे ऑस्ट्रेलियन ट्रेड कमीशन के साथ काम करने का मौका मिला दुबई में। सो ड्यूरिंग माई स्टडीज आई वाज स्टिल डूइंग माय बीबीए।
तो मैंने उनके साथ एक फैशन इवेंट किया। सो उनका ऑब्जेक्टिव था ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स को यूएई मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। सो इट हैड अ फैशन शो, B2B मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। सो आई वाज अ पार्ट ऑफ देयर टीम। उसी एक्सपीरियंस को मैंने फिर अगेन एक जगह अप्लाई किया। सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस थी इवेंट 360 के नाम से। सो दी टॉपिक वाज, बिकॉज आई वाज इनटू इवेंट मैनेजमेंट, तो उनका एरिया था कि हाउ इवेंट मैनेजमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू वेरियस इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। किस तरह टूरिज्म को प्रमोट किया है, लार्ज स्केल इवेंट्स किए। तो आई थिंक उस टाइम पे मैंने ऐसे ही उनको एक लिखा कि यार इस कॉन्फ्रेंस की एक फीस थी अटेंड करने की। आई थिंक उस टाइम पे काफी $1,000 थे। सो आई साइंड अप। सो दे कॉल्ड मी। मैंने कहा यार मेरी तो एज इतनी है और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू, आई हैव अ CV, आई कैन शेयर माय CV, आई कैन कम इन वर्क फॉर फ्री फॉर यू फॉर दिस इवेंट। इसके बदले में आप मुझे इस इवेंट पे बुला लें, ठीक है, एंड गिव मी द वर्क एक्सपीरियंस। सो दे एक्सेप्टेड, ठीक है। और मैंने तो अपनी तरफ से एक ऐसी ट्राई किया था कि शायद हो जाएगा, नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। सो व्हेन आई गॉट द ईमेल आई वाज सरप्राइज, जैसे कि यार ठीक है कोई मसला नहीं है, यू कम इन, जॉइन अस, द होल एक्सपेंसेस आर वेव्ड ऑफ, वील टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सो इन रिटर्न यू विल वर्क फॉर अस इन द इवेंट फॉर 5 days। सो दैट आई थिंक वो जर्नी बस फिर शुरू हुई, और करते करते फिर एक बिजनेस पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और डिफरेंट आइडियाज पे काम किया। और असल में एक हंगर थी, एक भूख थी नई चीजें सीखने की, लर्निंग की, और वो करते गए। जहां मजा आता था उस काम को और लंबा किया, और एक वक्त में कई काम करने की शुरू से आदत थी। तो आई थिंक दैट इज हु आई एम। तो बस इसी तरीके से ये सब शुरू हुआ। तो आप इसकी जो फीस है रजिस्ट्रेशन की या पार्टिसिपेशन की, और वहां पे कुछ अखराजात हैं, उसको वेव ऑफ कर दें, और इसके बदले मैं आपको सपोर्ट दूंगा ऑन साइट जितनी भी रिक्वायर्ड है एज अ वॉलंटियर, जो कार्ड्स बनाने हैं, जो करने हैं, आई डू इट। तो मुझे भी अभी भी याद है, हमारी एक मैनेजर जेनी बिशप होती थी वहां, उनको मैंने लिखा, तो मैंने कहा क्या होगा, ज्यादा मना कर देंगी मुझे तो मैं नहीं जाऊंगा। सो खैर उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई किया। वो सरप्राइज जब देखा तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आप आए, और जो है ना आप इसके ऊपर हम आपको ये चीज वेव ऑफ करते हैं, और इन रिटर्न यू विल वर्क फॉर अस ऑन साइट फॉर 5 days। तो आई थिंक उस एज में, अब 2008 में निकाल लें, आज कितना टाइम हो गया, उस टाइम पे अगर आपको एक यंग एज में सिंगापुर में काम करने का मौका मिले, तो कॉन्टेक्ट, नेटवर्क, और आई थिंक मैं सबसे छोटा बच्चा था उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वो हैरान होते थे कि मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आया। बट आई फील प्राउड फॉर इट, क्योंकि मैंने वहाँ रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को भी, और एक लर्निंग थी। आई थिंक वो एक्सपोजर था, एक अर्ली एज में जो एक्सपोजर था, आई थिंक उसने काफी मेरी जिंदगी में अहम किरदार अदा। और इनफैक्ट आप 4th सेमेस्टर में उस वक्त थे, तो आपके जो सारे क्लासमेट्स होंगे उनके लिए तो बहुत अचंभे की ये बात होगी। वो परेशान होते थे, क्योंकि मुझे याद है फेसबुक नया नया आया था 2007 में, उससे पहले ऑर्किड भी हुआ करता था, उस टाइम पे भी है आप नहीं होंगे उस वक्त। तो वो जब पिक्चर्स डालते थे उस वक्त, वो कहते थे कि यार अभी 2006, 7, 8 में आप ट्रेवल कर रहे हो, लंदन भी जा रहे हो, आप दुबई भी जा रहे हो, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हो, और इतने सारे गोरों के साथ बैठे हुए हो। एक जाहिर है उस एज ग्रुप के अंदर एक डिफरेंट फील होता है। तो लेकिन ये है कि बस कोशिश और हरकत में बरकत कहते हैं ना, तो उसी तरह कोशिश करते रहे। तो बस ये था, वहां से बस सफर की भी शुरुआत होती है, और फिर डिफरेंट काम किए। वक्त और हालात आई थिंक एक जैसे, क्योंकि हर वक्त नहीं रहते, पाकिस्तान के हालात अप एंड डाउन चलते रहे हैं, तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको उस हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। तो जाहिर है जिस हिसाब से कुछ बिजनेस बाज़ दफा नहीं चल रहा होता, हालात वाकयात ऐसे हो जाते हैं। 2006, 7, 8 में जब सुसाइड बॉम्बिंग बढ़ गई कराची में, तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आप लें। तो उस टाइम पे इट गॉट वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज पब्लिक इवेंट, स्पेशली कॉन्सर्ट। तकरीबन पॉप कल्चर खत्म ही हो गया था पाकिस्तान में उस वक्त, तो इस वजह से फिर जो है वो थोड़ी सी हिट लगी। बट क्योंकि स्टूडेंट एज थी, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते थे, तो हमने कहा ठीक है अब कुछ और करते हैं। तो बट ये एक बेनिफिट था कि जब आप अपनी पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो मेरा लेकिन जिंदगी में हमेशा एक टारगेट था। हमेशा मैं सबको ये कहता हूँ कि आप अपने गोल्स लेके चलें, 6 महीने, साल, 2 साल। अपने ये नहीं कि आप कागज पे एक एक्सेल शीट बना रहे, जहन में रखें कि करना क्या है। गोल ये था कि व्हेन आई ग्रेजुएट, CBM से मैं BBA MBA करके निकलूं, तो आई शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर ग्रेजुएट्स। मेरी कोई CV देखे तो बोले यार इसको 2 चीजें आती हैं, ठीक है, बाकी फ्रेश होंगे, मैं फ्रेश नहीं होऊंगा तो मुझे एज मिल जाएगा। सो दैट वाज दी ऑब्जेक्टिव। काम करूंगा या जो भी करूंगा, मेरे एक एक्सपीरियंस होगा। आई थिंक उस मकसद में कामयाब हुआ। तो एग्जैक्टली हो गए वो हो गए कि मतलब लोग शॉर्टलिस्ट फॉरन करते थे कि यार कुछ आता है। तो बस यहाँ से उस जर्नी का आई थिंक सफर, और अभी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तो नेवर एंडिंग लर्निंग है। तो ये प्रोसेस आपकी जिंदगी के साथ साथ चलता है। हमारे इतनी सारी चीजें आपने बताई अपनी कि अर्ली एज से आपने काम करना शुरू किया, फिर मुख्तलिफ इनफैक्ट मुख्तलिफ मुल्कों में आपने एक्सपोजर लिया।
अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, स्पेशली जब से LICs मेंटेन हुए या यूनिवर्सिटीज़ के अपने और BICs जो है वो एक्टिव हुए, तो स्टार्टअप कल्चर काफ़ी एक्टिव हो गया है हमें सोसाइटी के अंदर दिखाई दे रहा है। लोग मज़ीद अब बात करने लग गए हैं टिपिकल 9 to 5 जॉब से हटकर कुछ अपने काम करने के बारे में। तो आइडिया जनरेशन और फिर उस आइडिया की कमर्शलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस आप देखते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं आप स्टार्टअप्स को कि कोई स्टार्टअप जब अपना आइडिया लेकर आ रहा है और उसको लगता है कि दिमाग के अंदर जो बहुत अच्छा आइडिया है उसको असल में जनरेट करने के लिए क्या आपको लगता है कि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और फिर कमर्शलाइजेशन तक ले जाने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो उसके ऊपर कुछ डिस्कशन कीजिए। अच्छा, उस पर आई थिंक इस आइडिया जनरेशन के दो पहलू हैं, तो मैं चाहूंगा कि दोनों पर्सपेक्टिव को हम लेके चलें, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट्स है ना। एक तो ये होता है कि जी डिफरेंट हम जाते हैं उसके अंदर इंक्यूबेशंस में या NICs में देखते हैं, या NIC के अलावा भी जो इदारे काम कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि जी बहुत सारे लोग आइडिया लेके आते हैं। एक तो ये कि हमारे दिमाग जो है ना वो वैसी आइडिया की एक फैक्ट्री होता है, राइट। तो दो चीजें सीखी, एक तो ये कि हर आइडिया काम करने वाला नहीं होता, सही है, लेकिन ये बात हमें समझ तब आती है जब हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। दूसरा, हमें अगर जितना मर्जी भी समझाता जाए, जब तक हम उस आइडिया को अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तो आई थिंक वो हमारे दिमाग का एक सिस्टम है, वो उसको उस तरीके से रजिस्टर नहीं कर पाता। तो मैं सबको ये मैसेज जरूर दूंगा कि आइडियाज डेफिनेटली जनरेट करें, थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि हम एक जिस टाइम पे हम इस वक्त पे रह रहे हैं उसमें वक्त जो है बहुत कीमती है, टाइम इज मनी। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा वक्त जाया कर लें। किसी ने अगर ऑलरेडी लर्न किया हुआ है तो स्मार्टली उससे सीख के मजीद उस पर कैपिटलाइज कर लें। और बहुत सारे ऐसी आइडियाज हैं जिनकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना, बट रिगार्डलेस आई वुड स्टिल एम्फसाइज कि यार आपके दिमाग में जो भी आइडियाज हैं आप उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। खाली इस हवाले से रुक मत जाएं, होल्ड बैक ना करें कि यार मैं जो ना ये करूंगा या नहीं करूंगा, तो आप सोचते रहेंगे। यू विल इम्प्लीमेंट दैट, करें, नहीं होगा ट्रायल एंड एरर, क्या करके देख लें, ट्रायल एंड एरर से सीखें और घबराएं ना कि यार फेल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि फेलियर आपकी एक ब्लेसिंग है। और आई थिंक हमने क्या किया कि हमने आउटकम से बिजनेस को जोड़ दिया है कि यार या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैं कहूंगा, मैं ये कहता हूँ कि यही आउटकम है, लॉस भी एक आउटकम है, प्रॉफिट भी एक आउटकम है। ये कोई जीत और हार नहीं है। लॉस अगर आया तो इट वॉज एन आउटकम ऑफ दिस बिजनेस, यू लर्न फ्रॉम इट, डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन, एंड कोई बात नहीं, नए आइडिया की तरफ मूव करते हैं। टाइम से लेकर जिस वक्त लॉस तक उसके दरमियान भी तक रिसर्च है। वो जो एग्जैक्टली वो जो लर्निंग थी, वो जो आपने अपनी जद्दोजहद की, आप गए, आपने कोशिश की, आप निकले, इतने लोगों से मिले, ठीक है, उसमें आपने जो कुछ सीखा वो इनवैल्यूएबल है। वो लर्निंग आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। मुझे एक मौका लगा अभी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन सोयास ने मुझे फेलोशिप दी थी। सो मैं लंदन जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टर ने बुलाया फॉर अ गेस्ट लेक्चर इंटरनेशनली। तो मैंने उन यूनिवर्सिटीज को भी देखा है। आप यूके जाते हैं पढ़ने के लिए, ज़ाहिर है सबसे वेल नोन इदारा है, मुल्क है, वहाँ इदारे बहुत स्ट्रांग है, बट यूनिवर्सिटीज आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं डिलीवर कर पाती, ये आप उसी से सीखते हैं। तो अगर आप उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप सीखेंगे किस तरीके से? तो आप वो आइडिया जनरेट करें, काम करें, सीखें, नहीं तो आप मूव ऑन कर दें, आप किसी नए आइडिया पे काम करना शुरू कर दें। लेकिन थोड़ा सा जो वक्त में सिखाया वो ये है कि आइडियाज के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा के अगर प्रॉपर रिसर्च कर लें, उसकी कमर्शियल वायबिलिटी को देख लें, उसकी, क्योंकि दो तीन चीजें हैं, आइडिया आपका फीजेबल हो, वायबल हो, स्केलेबल हो, ठीक है ना, वो अब आपके बात समझ आती है कि जी फीजिबिलिटी क्या है, कि जी आप उस चीज को बना सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। वायबिलिटी क्या हो सकती है कि जी फाइनेंशियली वायबल है, कमर्शियली वायबल है, आपको दोबारा खाएगा नहीं खाएगा, इतनी आप एफर्ट लगाएंगे, इतनी कॉस्ट उस पर इनकर करेंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है, आप उसमें सस्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एवरीबडी हैज डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, राइट। और फिर स्केल कैसे कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, दुनिया बदलती है तेजी के साथ, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि जी फाइनेंशियली सस्टेनेबल आपको वो चीज कर रही है, नहीं कर रही, अनलेस एंड अनटिल आप चैरिटी के लिए वो काम कर रहे हैं, देन यू हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो मद्देनजर रखना जरूरी है। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी देखी डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स में कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं जो आइडिया एक्चुअल तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी कमर्शियल सेंस नहीं होती,
चैरिटी की अपील ज्यादा है, सोशल अपील ज्यादा है, प्रॉफिट बनाने की प्रॉफिट नहीं है। तो अगर तो आपको ऑब्जेक्टिव भी सोशल अपील की तरफ जाना है तो वेल एंड गुड, आप वो काम कर लें। तो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन योर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम डे वन। हाँ एग्जैक्टली, इस चीज के ऊपर भी स्टार्टअप को क्लियर होना चाहिए कि इधर प्रॉफिट जनरेट करने की तरफ जा रहे हैं या फिर कुछ फलाही काम करना है। एग्जैक्टली, हो तो सकता है कि वो हो सकता है आपका आइडिया जो है फलाही काम की तरफ चला जाए लेकिन प्रॉफिट ना हो। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि आइडियाज बहुत नीश मार्केट के लिए होते हैं, देन देयर शुड बी अ प्रॉफिटेबल नीश। ऐसा ना हो कि आप नीश को भी अपील कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और वॉल्यूम्स भी नहीं है, स्केल भी नहीं कर सकते, तो फिर होगा ये कि ह्यूमन साइकी आप साल 2 साल के बाद बोर हो जाएंगे उससे, आपको मजा नहीं आएगा। आप दोस्तों को देखेंगे, कहेंगे यार वो तो जॉब कर रहा था, मैं छोड़ के जॉब कर लेता हूँ, वो तो इतना अर्न कर रहा है। ये कंपैरिजन हमारी नॉर्मल एक नेचर का हिस्सा है, ठीक है। तो आप फिर ना उससे परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो रादर के वो वक्त आए, आप थोड़ा सा अगर इसको रिसर्च पहले कर लें और मतलब आइडिया को कोई मैं पर्सनली कहता हूँ कि जी आप जितने मर्जी प्लान्स बना लें, ग्राउंड रियलिटी जब आप पिच पे उतरते हैं ना मैच में खेलने के लिए, तो आपको अंदाजा होता है कि जी अब बॉल ने कहाँ स्विंग होना है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन होगी, थोड़ी नेट प्रैक्टिस की होगी, थोड़े से कवर ड्राइव मारने आते होंगे, तो पहले से थोड़ा आया होगा, रिसर्च होगी, पेपर पे ही खाली अगर आपने प्लान कर लिया तो आपको रिस्क मैनेजमेंट इजी हो जाएगी। आप पेशेंस के साथ काम करेंगे, आप मुश्किलात को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे। तो आपको पहले से पता होगा यार ये हो सकता है, अगर ये होगा तो प्लान A B C D क्या है, ठीक है। सो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जिनको मुझे लगता है कि यहाँ पे बीच में आपने क्रिकेट की पिच की बात की है, लेकिन इससे मुझे स्टार्टअप पिच अपनी याद आ रही है। क्या बात है। पिच के टाइम पे जो हमारे पास स्टार्टअप्स आ रहे होते हैं वैसे तो हम खुद भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मेंटोर्स में भी ये देखा है कि वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल स्टार्टअप अपने आइडिया के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करता है तो बहुत अच्छी बात है, बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिच के टाइम पे डिलीवर करते हुए कौन से ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि अगेन आइडिया जनरेशन के साथ ही एसोसिएटेड है कि जब अगर उस पर प्रिपेयर करते हुए आए तो जो पिच डिलीवर होगी वो बहुत अच्छी होगी, या फिर कमर्शलाइजेशन के कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जिसको ज्यूरी खास तौर पे देख रही होती है कि वो चीज शामिल है आपकी पिच के अंदर या नहीं है। आई थिंक जुनेद आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना ये किया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है स्टार्टअप्स को समझना। मैंने जितने पिच सेशंस देखे, बात सफा होता है कि एक उसके डिफरेंट अगेन पॉइंट्स हैं। अगर बात करें टेक्निकलिटी की, होता ये है कि आपका बाज़ दफा आइडिया बहुत टेक्निकल होता है, पर लेकिन आपके पास ज्यूरी को समझाने के लिए 2 मिनट है, ठीक है ना। तो आपको टेक्निकलिटी को अपने पास रखना है, आपने उस आइडिया को सिंप्लीफाई करके समझाना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज आइडिया ऑल अबाउट। एक ब्रॉडर हाई लेवल कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आप बताएं। उस कॉन्सेप्ट की टेक्निकलिटीज कैन बी डिस्कस्ड एट लेटर स्टेज, ठीक है ना। एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपका टीम स्ट्रक्चर क्या है, टीम एक्सपर्टीज क्या आप लेकर आ रहे हैं। उनका अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि वो टीम का जो ब्रेकअप है ना वो नहीं, मिसिंग होता है। जैसे 2 लोग काम कर रहे हैं, ब्रीफ हाईलाइट्स, कुछ सीवी कोई नहीं देखता, ब्रीफ हाईलाइट्स के उन्होंने इन सेक्टर्स में काम किया हुआ है। सो द ज्यूरी कैन सी के नहीं यार दो आइडिया दे आर वर्किंग ऑन, दे हैव एन एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कपड़े का काम शुरू कर रहे हो तो आपने किसी फेडेक्सल फैक्ट्री में काम किया, बट माइट यू हैव अ सेल्स एक्सपीरियंस, हाँ बिजनेस डेवलपमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस है और यू विल बी लीडिंग द सेल्स ऑल्सो, ठीक है। आपका पार्टनरशिप कमर्शलाइजेशन का एक्सपीरियंस है, या जो भी आपने इंटर्नशिप्स की हुई है, सेक्टर्स का पता है थोड़ा सा वो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो जो मैं ये देखता हूँ कि फाइनेंशियल प्लान मिसिंग होते हैं, स्नैपशॉट्स नहीं होती। आइडिया तो आप बता देते हैं, जब आपसे बोले जी सर वो अलग से बना हुआ नहीं, या फिर उस पर भी हम सोचेंगे, अभी सोचेंगे। आप उसको स्लाइड में एक स्लाइड डाल दें, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप 10 साल की प्रोजेक्शंस बना दें, बट आप 2-3 साल का एक रियलिस्टिक एस्टिमेट कि ये मेरी कॉस्टिंग्स हैं और ये मेरा रेवेन्यू। मैं तो वो भी एक स्टेप आगे जाऊंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप उसकी कोई नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू कर दें, आरओआई बहुत आगे चले जाएं। बेसिक आरओआई की कैलकुलेशन, इनकम, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपको पता हो, क्योंकि आप जिस स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं उन्होंने भी शुरू किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उनसे भी बहुत ज्यादा हमें रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो भी यंग लोग हैं, अभी सीख रहे हैं, तो उनको आप लेवरेज दें, उनको मार्जिन दें। अगर वो इतना भी प्रिपेयर करके लाएं तो उनको अप्रिशिएट करें, बट ये बेसिक्स भी कभी कभी मिसिंग होती हैं। तो बेसिक फाइनेंशियल उसके जरूरी होने चाहिए, ताकि वो समझे कि हाँ यार इस बंदे ने रिसर्च की, आइडिया फाइनेंशियली भी वायबल है और ये आगे जा सकता है। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो पिच सेशंस के अंदर मैं समझता हूँ। और अगर आप कहें कि कॉन्फिडेंस इज द की, ठीक है ना जी। आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है। आपका जाहिर है अभी 22-23 साल 24 साल उम्र है शायद, या ज्यादा भी है, आपकी अपनी एक रिसर्च है, आप उसको कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें, ठीक है, कि आप कॉन्फिडेंट हो उस आइडिया के बारे में, या सेल्फ बिलीव जो है बिल्कुल वो जरूरी है बड़ा।
तो आई थिंक ये चीजें जो है ना पिच सेशन और में फाइनेंशियल वाइज जो आपने बात की मतलब एटलीस्ट एक मरतबा पैसे की साइकिल दिखा दें कि वो कहाँ से चल के कहाँ तक वापस आएगा। एग्जैक्टली ये बेसिक कॉस्टिंग्स क्या है आपका कोई 3 साल का फाइनेंशियल प्लान को थोड़ा रियलिस्टिक हो। वो कई जगह मैंने ऐसे देखा कि जी पहले साल में जी 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, अगले साल 1 करोड़ हो गया, वो शायद एक्सेल में फॉर्मूला लगाया बस उसको ड्रैग कर दिया। अच्छा, और कुछ शोज वगैरह देख के भी एक्साइटेड हो जाते हैं स्टार्टअप्स, तो फिर उनको लगता है कि ये जो इंडस्ट्री चलती ही कुछ डॉलर्स और बिलियन डॉलर्स। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ भाई वो नंबर्स पे रिसर्च कर लेना, आपको मार्केट में पता चल जाएगा कि यार एवरेज सैलरीज कितनी है, मार्केट साइज कितना है, आप उसको मार्केट कितने से ग्रो हो रही है, पहले साल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लीस्ट एक्सपेक्टेड है, हो सकता है 2 साल ना हो तो रियलिस्टिक हो सकता है पहले साल आपको हो जाए, बट रियलिस्टिक नंबर्स रियलिस्टिक कॉस्टिंग के साथ आप उसको वर्कआउट करें। हाँ, फॉर रिसर्च आपकी अच्छी होगी, आपका आइडिया जब आप आइडिया जनरेशन की आप बात कर रहे हैं तो जाहिर है उस वक्त अगर आपने वर्किंग अच्छी की हुई है तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ इट इज। अगर आप खुद से कर रहे हैं, किसी पिच सेशन में नहीं जा रहे, फिर तो आप जो मर्जी करें, लेकिन जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं सो ऑब्वियसली जो सामने लोग बैठे हुए हैं वो आपको उसी पैराहे में, उसी पैरामीटर के अंदर, उसी फ्रेमवर्क में देख रहे होते हैं, तो आपने उनके एंगल से सोच के अपने आप को तैयार करना। अच्छा, बहुत जबरदस्त आपके साथ डिस्कशन रही कमाल, और जो डेटा मुझे आपसे मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, द होल गेम इज अबाउट डेटा। आई फील लाइक कि हम जो आजकल तमाम चीजें वो डेटा के ऊपर ही बेस कर रही है, और कंटेंट क्रिएशन के मामले में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कंटेंट हमेशा प्रोडक्टिव होना चाहिए और डिस्कशन हो रही हो किसी अच्छी चीजों के ऊपर हुई हो। अच्छा, हम जैसे पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि जब से इंक्यूबेशन सेंटर्स मेंटेन होना शुरू हुए हैं, एनआईसीज डेवलप हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ऑरेक्स और बीआईसीज अब एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंस है आइडिया जनरेशन की और फिर उन आइडियाज़ की कमर्शलाइजेशन की स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि लोग काम तो ऑलरेडी कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन कौन से ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो सर्व करते हैं आइडियाज़ को अच्छा बनाने में और फिर उनको कमर्शलाइजेशन में ले जाने के लिए? अच्छा, मैं एक चीज सबको कहूंगा, जो हमारे जनरेशन है, यंग लोग हैं, मैं भी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ वैसे लेकिन ये है कि जो लोग आ रहे हैं, पेशेंस इज द की। असल में हमें सब कुछ चाहिए बहुत जल्दी टाइम फ्रेम में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि सब मिल जाए और आज ही मिल जाए। पॉडकास्ट से पहले भी ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि पैसा एकदम से बना लेना है, पहले दिन से आपका ऑब्जेक्टिव है कि बस मैं रातों रात अमीर हो जाऊं और सुबह निकलूं और एक होंडा सिविक और पराडो और साथ में जो भी प्रो मैक्स आजकल चल रहा है तो वो हाथ में आ जाए। तो एक जद्दोजहद, एक स्ट्रगल है, तो आपको वो करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है, बहुत सबको टाइम से मिलता है, बट मैं ये कहूँगा कि आप पेशेंस रखें, अपने आइडिया को लेकर आए, एक टाइम पीरियड अपने आप को दें, अपनी फैमिली को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स इस एरिया में आते हैं तो उनकी फैमिली में एक बेंचमार्क सेट हुआ होता है कि बड़े भाई ने भी जॉब की या फादर ने भी जॉब की तो वो भी यही करते रहेंगे। मेजोरिटी ऐसे ही है हमारे। जो फैमिलीज पहले से बिजनेस में होती हैं उनको पता होता है, वो टाइम देती हैं अपने बच्चों को या अपने भाई को या अपने बंधुओं को, यार आप टाइम दें। और लड़के हैं, लड़कियां स्पेशली बहुत काम कर रही हैं स्टार्टअप में, उनके बड़ी खुशी होती है देख के कि जब जहां पर जाए एक वुमन जो हमारी खवातीन है उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है हर जगह पे। मैं देख रहा हूँ बल्कि एक जगह पे ज्यादा बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रही है, बहुत काम कर रही है। तो बस ये कि पेशेंस के साथ चलें, कंसिस्टेंसी के साथ चलें, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि बंदे अगर निकलते हैं कोई 2-3 साल के बाद तो फिर वो उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, वो छोड़ जाते हैं, लोगों की शादियों में आती है वो छोड़ जाते हैं, पार्टनरशिप नहीं रहती। तो उसको कंसिस्टेंसी से लेके चलें, काम करें, रास्ते में आइडिया बदलना पड़े तो कोई मसला नहीं है, बदल लें, ठीक है, अपना ही आइडिया है ना, क्या मसला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि आप आइडिया नहीं बदल सकते, आप आइडिया बदल लें, काम कर सकते हैं, आपको नहीं मजा आ रहा कुछ और कर लें। तो आई थिंक एक ये बहुत जरूरी है, और दूसरा ये है कि अपनी मेहनत जरूर करें और कोशिश जरूर करते रहें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यार मैंने इन चीजों को लर्न करना है, मैंने अपना काम करना है, मुझे अपना 100% एफर्ट देना है। आउटकम का इख्तियार हमेशा अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना। इंसान का जो है दुनिया कहते हैं असबाब की है। अगर मुझे पानी पीना है तो मुझे पानी की तरफ चल के जाना है, पानी विल नॉट कम टू मी, ठीक है। तो लेकिन मेरा काम है टू पुट माई कहते हैं माई बेस्ट एफर्ट्स, ठीक है। मैं आगे निकल के मेहनत करूं, बाकी अल्लाह को छोड़ दूं, ठीक है। लेकिन मेहनत करो, मेहनत भी नहीं करें और तो वो एक जगह पता नहीं देख रहा था मीम था, तो वो स्लीप प्रेन्योर उन्होंने लिखा है, आइडिया देख रहे हैं घर पे सो रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो यार करते रहे, कहीं ना कहीं रिव्यूज निकलते हैं,
बाद जब आप उसके लिए निकलते हैं पता चलता है यार ये और नहीं हुआ, मैं इस डायरेक्शन में क्यों नहीं चला जाता, और बाद आपको ऐसा लगता है यार ये जो मैं मेहनत कर रहा था ना इसमें मजा नहीं आएगा, मुझे अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, ठीक है, तो गो फॉर इट। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक वो ये है समझना कि एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल है। मैं हमेशा कहता हूँ जरूरी नहीं है कि आप अपने बिजनेस को ही लेके चलें, नौकरी में या जॉब भी आजकल हमने थोड़ा सा काम और किया है कि जॉब को ना बिल्कुल वो बना दिए कि नौकरी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। बहुत इंडिपेंडेंट जबरदस्त रोल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पोजीशंस हैं, आप किसी में प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, आप बिजनेस डेवलपमेंट लीड कर रहे हैं, बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ पे आपको पूरी लीड दी जाती है, आप इस फील्ड में आपको खुद खेलना है, ठीक है ना, एक ग्रीन फील्ड है, आपको उसको खुद बिल्ड करना है, तो इस वजह से योर एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने ऐसी जॉब्स की जहाँ पे जी से पोर्टफोलियो दिया कर आगे आपने खुद बिल्ड करना है। स्किल डेवलपमेंट की बात है, अगर आप आगे कुछ बिजनेस बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके सीखेंगे तो नहीं। एग्जैक्टली, तो अगर आप कहीं काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं तो आपकी हर जगह काम आएंगी, तो कोई ट्रांसफरेबल स्किल्स है ना, आपने यहाँ यूज नहीं किया आपने कहीं और यूज कर लिया, तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो मैं सबको मैसेज दूंगा कि आप इसके साथ उतरें, क्योंकि बिजनेस में हमेशा एक शुरू में डिप है, वो नीचे गिरता है, फिर स्टेबल होता है, फिर टेक ऑफ करता है ना, क्योंकि हम बहुत बड़े इदारे ऐसे, मैं नाम तो खैर नहीं लेना चाहूंगा, बट जो बड़े बिजनेसेस आए जिन्होंने फंडिंग जनरेट की स्टार्टअप, दे हैड द फाइनेंशियल मसल टू एक्सपैंड आल्सो। Not everyone had that kind of financial muscle to expand from day one, ठीक है, तो उनको कई आइडिया जैसे मिलते हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो कम्पीट करना चाहते हैं, बट पैसा नहीं है अभी, राइट, तो उनको थोड़ा सा वक्त लगता है, हिम्मत के साथ काम करें। तो और मैं ये एक चीज आई थिंक लास्ट और इस पे खत्म कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं, एग्रेसिव मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि आप एग्रेसिवली खेलें, ठीक है जी, आगे बढ़ के खेले, ठीक है ना, पेशेंस रखते हुए और एक पैर क्रीज में रखते हुए ठीक है, तो लेकिन फिर ये कि अगर आउट भी हो गए तो क्या होगा, बट ये है कि थोड़ा सा अपने आप को रिस्क जरूर लें, और अगर आप कहेंगे जी मैं बहुत डिफेंसिव खेलूंगा तो आप कहीं नहीं जाएंगे, अगर एग्रेसिवली खेलेंगे तो कुछ रिकॉर्ड भी बन जाएंगे, कुछ अच्छे शॉट भी लग जाएंगे, उस दौरान आप आउट भी होंगे, तो उसमें ये कि आपकी लर्निंग भी बेहतर होगी। कोई बात हो गई ना कि जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा पाओगे। Exactly, it's absolutely true। देखें जी, वो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना रिस्क लेंगे, उतना ही आपके रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा हैं। और मैं कहता हूँ अगर आपने रिस्क नहीं लेना तो आप कहीं प्रोग्रेस नहीं है ना, जिंदगी गुजर जाएगी। निकले घर से निकलना भी रिस्क है, घर से निकलेंगे, आजकल तो कोविड भी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, तो ये नहीं कि आप कोई वो प्रिकॉशन, जाहिर है हर चीज की कोविड आया उसके प्रिकॉशन भी आपको लेने हैं, और आपको मैं हमेशा कहता हूँ पैराशूट पहन के कूदे, ठीक है ना, अंधे में कुएं में कूदे जरूर। अगर आप जहाज में डरते रहेंगे और बैठे रहेंगे तो फिर काम नहीं होगा, तो आप जंप जरूर करें, अपने आप को सेफ भी रखें, दूसरों को भी सेफ लेके चलें, तो यही मैसेज है मेरा सबके लिए। और आई थिंक अगर इन चीजों को आप लेके चलेंगे तो हर बंदा, बट मैं कहता हूँ हर बंदे में अपना स्किल सेट अल्लाह ताला ने हर बंदे को यूनिक बनाया है, और राज़ी अल्लाह की जात है, और बट कोशिश करना हमारा काम है। थैंक यू सो मच अहमद फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जुनेद आपका, और इदारे का भी शुक्रिया कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। आई थिंक हमें एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन सारी फैसिलिटीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है, और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, इतने इवेंट्स होते हैं, हम देखते हैं कि हम कितनी ट्रेनिंग्स कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों की पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर होती है। तो मेरा सबको यही एक मैसेज होगा कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, जितनी स्किल एक्वायर कर सकते हैं, जितनी लर्निंग्स एनहांस कर सकते हैं, वर्ल्ड इज गेटिंग रियली कंपेटिटिव डे बाय डे, ठीक है, नई नई स्किल्स आ रही हैं, नई नई फील्ड्स आ रही हैं, तो अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को उस स्पेस को मैच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, ICAP का भी कुछ सालों से ये काम कर रहे हैं, और अब इनका सेकंड कोहोर्ट भी तकरीबन जो है वो फाइनलाइज हो रहा है, तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, अपने आइडियाज़ को लेकर आएँ, उन पर काम करें, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको उसकी रियलिटी का पता नहीं होगा, आपकी लर्निंग इनहेंस नहीं होगी। तो आई थिंक बहुत शुक्रिया इस इदारे का भी, जुनेद का, यहाँ पे जुनेद मौजूद हैं, हर वक्त अवेलेबल हैं, तो आप इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं, और इनसे जितनी आप बेनिफिट ले सकते हैं इस इनिशिएटिव का वो जरूर लीजिए। Thank you so much Ahmad, and thank you so much everyone for watching our podcast today. For latest updates you guys can visit our social media handles including Facebook, Instagram and LinkedIn. ये podcast आप YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं। Stay tuned for next episode next week. Thank you so much.